नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रीलिम्स के अंदर प्रतिवर्ष एक या एक से अधिक या बात करूं लगभग 3 क्वेश्चन के आसपास पिछले अभी कुछ प्रीलिम्स में हम देख रहे हैं कि अनुच्छेद से संबंधित 1 से 2 प्रश्न उनमें यानी कि हमारे जो भारतीय संविधान में प्रमुख संशोधन हुए हैं वहां से क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। आज की इस क्लास में प्रमुख अनुच्छेद कौन कौन से हैं जिनके एग्जाम में आने की संभावना अधिक है ना, और कौन कौन से ऐसे प्रमुख संशोधन हैं जिनके संभावना एग्जाम में आने की लगातार बनी रहती है, उसको आज एक ही क्लास में खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करता हूं मैं अनुच्छेद नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। और पहला अनुच्छेद तो याद होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए? पहले अनुच्छेद में लिखा है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि डिटेल हम पढ़ चुके हैं सारी की सारी। यहां पर केवल अनुच्छेद का क्रमांक बताऊंगा, कौन सा क्रमांक आपको याद रखना है। ठीक है, पहला अनुच्छेद संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। दूसरे अनुच्छेद की बात करें तो नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। ये नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना कहां से? विदेश से, बाहर से किसी हम भूखंड को लेते हैं उसकी बात है। ठीक है, तीसरा अनुच्छेद नंबर 3, ये नए राज्यों का नाम परिवर्तन करना, क्षेत्रफल परिवर्तन करना, दूसरा नए राज्यों का निर्माण करना, 2 राज्यों को तोड़ मरोड़ करके, उनका वर्णन जो है वो अनुच्छेद 3 में है। अनुच्छेद नंबर 4 की बात करें तो 4 के अंतर्गत क्या है? ये अंतर्गत है, इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चौथा हमारा जो आर्टिकल है केवल इतना है, हर भाग का जो लास्ट वाला अनुच्छेद होता है वो विधि विनियमन को दर्शाता है कि इस पर्टिकुलर जो भाग 1 है, भाग हमारा कौन सा 1 है? संघ एवं उसका क्षेत्र। इस भाग 1 से संबंधित कोई भी विधि बनाना हो तो कौन बनाएगी? वो विधि संसद बनाएगी। यही आर्टिकल नंबर 4 में है। तो 3 आर्टिकल निकल के आ रहे हैं, 1, 2 और 3, तीनों को याद रखना है। भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता और नागरिकता के संबंधित जो प्रश्न है उसमें से महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनता है वो है आर्टिकल नंबर 9। क्या है आर्टिकल नंबर 9? विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अगर कोई अर्जित कर लेता है या ले लेता है तो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 10, नागरिक अधिकारों का कुछ शर्तों पर बना रहना। ठीक है, ये दोनों आर्टिकल्स आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी के आर्टिकल्स में ये नहीं कह रहा कि आ नहीं सकते, महत्वपूर्ण आर्टिकल्स बता रहा हूं, बाकी के भी आ सकते हैं। एक नजर तो सभी को पढ़ना है, बट मैंने जो बताया इन्हें आपको याद ही रखना है ना। संविधान का भाग 3, भाग 3 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार से संबंधित है। अब जो 12 आर्टिकल है इसमें दिया गया है कि राज्य की परिभाषा क्या है, राज्य के अंदर क्या क्या शामिल है। भाग 13, मूल अधिकार से संबंधित कोई ऐसी नियम कानून या नीति बनाई जाती है जो कि उनका हनन करती है तो वो शून्य होगी। दोनों आर्टिकल्स आपके इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करें, ये आर्टिकल्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31 है ना। ये सारे आर्टिकल्स आपको याद रखना है, याद रखना ही है ना। क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी आर्टिकल से पूछा जा सकता है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करें आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल नंबर 32 जो है इसे संवैधानिक
उपचार के नाम से जाना जाता है। भाग 3 का आर्टिकल नंबर 32 है, ये संवैधानिक उपचार आपको देता है। यदि अगर मौलिक अधिकार का आपको हनन महसूस होता है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं, उसका आपको अधिकार है। आर्टिकल नंबर 34, आर्टिकल नंबर 34 मार्शल लॉ, सेना विधि की बात करता है। सेना विधि का वर्णन किसमें है? 34 आर्टिकल में है। ठीक है, चलो सबको नोट डाउन करते जाना है ना। आर्टिकल नंबर नेक्स्ट भाग 4, भागों को भी याद रखना है और उन भाग में कहां से कहां तक आर्टिकल हैं उनकी संख्या भी याद रखनी है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 38, 39, 39A, आर्टिकल नंबर 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं ये सारे। आर्टिकल नंबर 41 लोक सहायता प्राप्त करने का, काम प्राप्त करने का, शिक्षा, ये सारा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 42, 43 भी, 43A, इसके बाद 43B, आर्टिकल नंबर 44, देन आर्टिकल नंबर 45, 46 एंड 47 भी, एंड 47 आर्टिकल भी, 47 आर्टिकल भी याद रखना है। क्या कहता है आर्टिकल नंबर 47? आर्टिकल नंबर 47 आपको कहता है कि पोषण आपका अच्छा होना चाहिए, स्तर अच्छा होना चाहिए, जीवन बेहतर होना चाहिए और लोक स्वास्थ्य में सुधार का आपको अधिकार है, और ये सब करने का कर्तव्य किसका है? राज्य का है। 48, 48A, 49, 50 और 51 इंपॉर्टेंट। देन भाग 4A, भाग 4A में क्या है? एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 51A। ये किससे वर्णित है? मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हमारे पास है। मूल रूप से कितने थे? मूल रूप से 10 थे, और मूल कर्तव्य संविधान के मूल संरचना में शामिल नहीं थे। ये उस समय जब हमारा संविधान लागू हुआ तब नहीं थे, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किए गए थे? जोड़े गए थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट आर्टिकल कौन कौन से इंपॉर्टेंट है उनको देखते हैं। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल नंबर 52 इंपॉर्टेंट है। 53 भी इंपॉर्टेंट है, संघ की कार्यपालिका शक्ति। राष्ट्रपति का निर्वाचन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो कैसे होगा, क्या कुछ होगा, है ना। और निर्वाचन आर्टिकल नंबर 55 जो है राष्ट्रपति का, मतलब यहां पर बात करें तो निर्वाचन की विधि है ना, आर्टिकल नंबर 54 में। और 55 में क्या है? मंडल है, यानी कि कौन कौन लोग इनको चुनेंगे उसकी बात है। आर्टिकल नंबर 56 जो है राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बात की गई है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 60 याद करना है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञा का जो स्वरूप है वो कैसा होगा, राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है, वगैरह वगैरह सब चीजें याद रखना है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, है ना। आर्टिकल नंबर 61 महाभियोग शब्द का जो हम बात करते हैं बार बार कि भाई राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है वो सब चीजें हैं, है ना। सर याद नहीं होता, कैसे याद रखें? बताया ना कि याद नहीं होता, कैसे याद रखें। प्रतिदिन आपको 10 आर्टिकल याद रखने का टारगेट रखना है। अभी एग्जाम है तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूरा के पूरा पढ़ लेना है, लेकिन आगे के लिए आपको प्रतिदिन 10 आर्टिकल का आप टारगेट रखिए, एक पर्ची में लेकर के उसको घूमिए पैकेट के अंदर लिख करके, है ना। 10-10 आर्टिकल जेब में रख लीजिए, एक पर्ची बना करके 10 आर्टिकल लिख करके प्रतिदिन 10 आर्टिकल याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, चलो 61 हो गया आर्टिकल, महाभियोग लगा दिया गया है राष्ट्रपति के ऊपर। और इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो पार्ट शुरू हो जाता है वो है उपराष्ट्रपति वाला, और उपराष्ट्रपति के लिए जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो है आर्टिकल नंबर 63, है ना। आर्टिकल नंबर 63 क्या कहता है? भारत का एक कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। 64 महा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि जो हमारा उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन क्या होता है? सभापति होता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, ये सब चीजें। इसके बाद में आर्टिकल 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ और प्रतिज्ञा कैसी होगी वो। आर्टिकल नंबर 72 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। क्या बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है? जो राष्ट्रपति है
उसको किसी भी प्रकार का दंड को परिवर्तित करने की, कम करने की, क्षमा करने की, है ना, ये सारी शक्तियों का वर्णन, क्षमादान यानी कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों का वर्णन किसमें है? आर्टिकल नंबर 72 में है। ठीक है, इतने आर्टिकल्स आपको याद रखना ही है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद और भारत का न्यायवादी। केंद्रीय मंत्रिपरिषद और भारत का न्यायवादी की बात करते हैं। हाँ, क्या प्रश्न है आपका? जब हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? राष्ट्रपति पढ़ा था। राष्ट्रपति के बाद में आपातकाल पढ़े थे, तो राष्ट्रीय आपातकाल भी हमने पढ़े थे। अभी हम विषय से भटक जाएंगे, इसलिए सिंपल आंसर कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश में अभी तक 3 बार जो है राष्ट्रपति शासन लग चुका है, जो है ना। अब जो राष्ट्रपति शासन लगा है वो क्यों लगता है, क्या लगता है, ये सारी चीजें जो है हम आपको बता चुके हैं पहले ही कि क्यों लग चुके हैं सारी चीजें। ठीक है, चलो। राष्ट्रपति शासन क्यों लगता है, राष्ट्रपति शासन क्यों लगता है, इसके बारे में 2-3 बातें हैं। पहली बात, यदि अगर सरकार का जो तंत्र है यानी कि हमारी विधानसभा है वो भंग हो जाए, है ना, विधानसभा केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार काम ना करे, आर्टिकल 365 के तहत काम ना करे, है ना, या फिर संविधान के अनुरूप काम ना करे, तो राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करते हैं। ठीक है, इसके बाद में 1977, 1980 और 1993 3 बार क्या हो चुका है हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति शासन एमपी में लग चुका है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद की। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी से संबंधित जो प्रश्न है उसमें है कि आर्टिकल नंबर 74 किससे संबंधित है? ये है राष्ट्रपति की सहायता के लिए, विशेष रूप से ध्यान देना यहाँ पर, ये मंत्रिपरिषद से संबंधित आर्टिकल नंबर 74। इसमें जिक्र है कि एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, लेकिन प्रधानमंत्री की नियुक्ति की अगर बात आए तो वो है आर्टिकल नंबर 75 में। ठीक है, आर्टिकल नंबर 75 के तहत इसकी नियुक्ति होती है, किसकी? प्रधानमंत्री की, है ना, और साथ ही साथ अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। आर्टिकल नंबर 76 महान्यायवादी, है ना। इसके बाद में आर्टिकल नंबर 78 प्रधानमंत्री का कर्तव्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और प्रमुख आर्टिकल्स में आगे देखते हैं क्या कुछ है। चलो संसद, संसद की बात करें तो संसद बहुत ही बड़ा निकाय है और इससे संबंधित अनुच्छेद भी बहुत सारे हैं। आर्टिकल नंबर 79 में, आर्टिकल नंबर 79 में क्या कहा गया है? संसद का गठन कहा गया है। अब संसद का गठन कहा गया यानी संसद कैसे कैसे बनेगी? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर किसका गठन होगा? संसद का गठन होगा। किसमें कहा? आर्टिकल नंबर 79 में। 80 और 81 जो है वो, 80 जो है वो राज्यसभा से संबंधित है, 81 लोकसभा की संरचना से संबंधित है, कितनी सीटें होंगी, क्या कुछ बातें आएंगी, ये सारी चीजें है ना। चलो इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट है 85, संसद के सत्र, अवसान, सत्राहुत और विघटन 85 के तहत राष्ट्रपति करते हैं, है ना। 87 विशेष अभिभाषण है। 88 इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? कि जो हमारे महान्यायवादी हैं वो बैठकों में भाग लेते हैं लेकिन निर्वाचन नहीं कर सकते, आर्टिकल 88 ये कहता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 89 इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। इसके बाद में जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, चल 89 तक याद रखिएगा, यहां से आगे बढ़ते हैं।
पढ़ना सभी आर्टिकल्स को है, फिर बार बार कह रहा हूं पढ़ना सभी को है। मैं जिन पर टिक कर रहा हूं इनके आने की संभावना ज्यादा है। और ये संभावना कहां से आई? ये संभावना आई पिछले विगत वर्षों में क्वेश्चन के पूछे गए ट्रेंड से। ठीक है, 99 आर्टिकल नंबर 99 और 100 दोनों इंपॉर्टेंट है कि सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, यानी कि जो हमारे संसद सदस्य होंगे वो शपथ या प्रतिज्ञा कौन दिलवाएगा, किसके सामने रहेंगे, है ना, नहीं लेंगे तो क्या कुछ होगा, वो सारी चीजें हैं। ठीक है, यहां पर जो गणपूर्ति है यानी कि लोकसभा राज्यसभा अपनी कार्यविधि, कितने लोग प्रेजेंट होंगे, कितने सांसद प्रेजेंट होंगे तो वो अपनी कार्यविधि आगे बढ़ा सकेंगे, उसका कोरम का गणपूर्ति का यहाँ पर क्या है वर्णन है 100 में। और 1/10 यदि अगर संख्या होगी तब क्या होगा, किसी भी सदन की कार्यवाही शुरू होगी। ठीक है, आर्टिकल नंबर 103, आर्टिकल 103 के जो सदस्य हैं वो सदस्य सही तरीके से निर्वाचित हुए कि नहीं हुए, उनकी निर्हरताएं कौन कौन सी हैं, है ना, इन सब का डिसीजन जो है वो संसद में करते हैं। और संसद में करते हैं लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, है ना, जो सभापति के बारे में है, उपसभापति के बारे में है, वो सब चीजें यहाँ पर वर्णन 103 के अंतर्गत है। ठीक है, इसके बाद में 105, आर्टिकल नंबर 105 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो भी सांसद हैं, जो भी संसद के अंतर्गत सांसद हैं और संसद की समितियां उसके सदस्य हैं, उनको विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, है ना। कौन कौन से विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं? 2 प्रकार के विशेषाधिकार होते हैं। एक तो पूरे संसद मतलब समूह का, सदन का, लोकसभा राज्यसभा के तहत। एक होता है हमारा व्यक्तिगत, यानी कि सांसद के सदस्य होने के नाते। ठीक है, इसके बाद 2 आर्टिकल 109 और 110, 109 और 110 इसलिए याद रखना है कि धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, यानी कि धन विधेयक जो है उसको पारित होने, कैसे उसको लाया जाएगा, किसकी अनुमति से लाया जाएगा, कैसे पारित होगा, ये सब चीजों का वर्णन 109 में है। और धन विधेयक होगा कौन, जो विधेयक लाया गया है वो धन विधेयक कौन डिसाइड करता है? लोकसभा का अध्यक्ष डिसाइड करता है जो विधेयक लाया गया वो धन विधेयक है या नहीं, है ना। तो ये जो परिभाषा है वो दी गई है 110 में। ठीक है, जबकि उसको पास कराने की प्रक्रिया 109 में है। ठीक है, नेक्स्ट, विधेयकों पर अनुमति। भैया कौन देंगे विधेयकों पर अनुमति? इसकी बात चल रही है, इसकी बात चल रही है, ये बात चल रही है राष्ट्रपति की। 111 भैया, 111 मतलब 3 तरीके से अनुमति दे सकते हैं हमारे राष्ट्रपति। पता है कि नहीं पता है? कैसे दे सकते हैं? विधेयक पर अनुमति दे देते हैं, या फिर रोक लेते हैं, या फिर पुनर्विचार के लिए वापस से भेज देते हैं, है ना। 3 प्रकार से अपनी सहमति दिखाते हैं, वो सब आर्टिकल 111 में है। बजट की बात आती है, वार्षिक वित्तीय विवरण की बात आती है, आर्टिकल नंबर 112 याद रखना है। ठीक है, विनियोग विधेयक वाला, कोई भी धन पैसा भारत की संचित निधि से बिना किसी विनियोग विधेयक के नहीं निकाला जा सकता। किसमें है? आर्टिकल नंबर 114 में विनियोग विधेयक है, याद रखना है। इसके बाद में 115 भी याद रखना है, 116 भी याद रखना है और 117 भी याद रखना है। क्यों याद रखना है? 115 अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान जो मांगे हैं उनको दर्शा रहा है, और 116 में लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवादान, तीनों को पूछेगा और आपको कंफ्यूजन इसमें होगा कि यार 115 में और क्या है, 116 में क्या है। तो इसको आपको जो है वो दोनों को याद रखना है। वित्त विधेयक के बारे में, धन विधेयक 110, धन विधेयक 110, जबकि वित्त विधेयक 117 में। ठीक है, वो सब चीजें हमें याद रख लेना है। इसके बाद में आर्टिकल नंबर 122, 123 और 121 तीनों आर्टिकल्स याद रखना है। क्या है इसमें? संसद में चर्चा पर निर्बंधन, मतलब संसद में जो उच्च न्यायालय है ना, या न्यायपालिका, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, इनके बारे में संसद में खासतौर से उच्च न्यायालय की जो प्रक्रिया चल रही है उनके बारे में वर्णन डिस्कस नहीं होगा। और
न्यायालय द्वारा भी क्या काम किया जाएगा, संसद में कार्यवाही किस तरीके से की जा रही है उन पर भी किसी प्रकार की जांच नहीं की जाएगी। दोनों आर्टिकल्स एक दूसरे से संबंधित है। 121 में संसद में बात नहीं होगी न्यायालय की, और न्यायालय 122 में संसद के अंदर क्या प्रक्रिया कैसे चल रही है, कौन किसको क्या कर रहा है, कैसे कह रहा है, वो सब चीजें हुए यहाँ पर, है ना। 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देते हैं, कैसी कंडीशंस में, असामान्य स्थितियों में। ठीक है, आर्टिकल नंबर नेक्स्ट की बात करें, आर्टिकल नंबर 124। आर्टिकल नंबर 124 की बात करते हैं, और आर्टिकल नंबर 124 में ये कहा गया है कि उच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में वर्णन है, उच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में। ठीक है, आर्टिकल नंबर 124 ए याद रखना है हमें। क्यों याद रखना है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन की बात वहां पर कही गई थी। ठीक है, इसके बाद में जो आर्टिकल्स हमें याद रखना है वो है आर्टिकल नंबर 126, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। देन इसके बाद में 127 भी, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। कौन करते हैं तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति, कमेंट करके मुझे उत्तर बताओ इसका। जब हमने पढ़ा था 4 बार बताया था कम से कम, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेंगे। ठीक है, इसके बाद में सर एमपी गवर्नमेंट की वेबसाइट कौन सी है, एमपी गवर्नमेंट की वेबसाइट के बारे में पूछ रहे हैं नीरज भाई। एमपी डॉट, इसमें आप mygov.in पर जा सकते हैं, mp.mygov.in करके आप लिखेंगे, आप पहुंच जाएंगे एमपी पर। ठीक है, चल इसके बाद हम बात करते हैं 129 की। 129 आर्टिकल नंबर 126, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है मुझे बताना है। इसके बाद में आर्टिकल 129 नहीं बताऊंगा बिल्कुल, इसका आर्टिकल 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये भी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आर्टिकल नंबर 132, आर्टिकल नंबर 132 जो है उच्च न्यायालय से अपीलों में उच्च न्यायालय की अपीली अधिकारिता है। ठीक है, इससे संबंधित जो है वो आर्टिकल है, अपील से संबंधित 132। चलो आर्टिकल नंबर 132 के बाद में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल 138। 138 ये कहता है कि उच्चतम न्यायालय की जो अधिकारिता में वृद्धि करने की शक्ति है वो संसद में निहित है, इसलिए ये भी याद रखना है। ठीक है, आर्टिकल 143 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। उच्चतम न्यायालय का राष्ट्रपति को सलाह मशवरा देने की शक्ति है ना। इतने आर्टिकल्स आपको जो है वह यहां से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, ये चारों जो हैं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, चारों आर्टिकल्स याद रखना है क्योंकि यहाँ से जो है वो लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कभी 148 पूछ लेता है, कभी 149 पूछ लेता है, कभी 151 पूछ ले रहा है ना। तो इन आर्टिकल्स को जो है वो आपको याद रखना है। आर्टिकल 148 में एक सीएजी होगा, 149 में उसके कर्तव्य शक्ति होंगी, ये अपनी रिपोर्ट कैसे क्या और किसको सौंपेगा, है ना, उसका स्वरूप कैसा होगा, उसका वर्णन 150 में है ना, और ये प्रतिवेदन किसको देगा उसका वर्णन किसमें है, यहाँ पर 151 में है। ठीक है, आर्टिकल 153 जो कहता है 153 कि भाई राज्यों के लिए एक क्या होगा, राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। जैसा कि केंद्र के लिए 52 में एक राष्ट्रपति है, वैसे ही राज्यों के लिए क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। और आर्टिकल 154 ये कहता है
कि यहाँ पर राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें निहित होगी, राज्यपाल में निहित होगी। आर्टिकल 155 और भी इंपॉर्टेंट है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं और कैसे होती है, ये सारी चीजें, ठीक है। ये तीनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 153 में राज्यपाल का पद, 54 में राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्ति राज्य की उसका वर्णन है, और 155 में राज्य की नियुक्ति का वर्णन है, ठीक है। अब भाई 155 तक पहुंच गए हैं, है ना। आर्टिकल नंबर 160, कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन, है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं, राज्य के बारे में बात करते हैं। भाई राज्य के अंतर्गत क्या है, आर्टिकल नंबर 163 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल की श्रेणी में आता है कि राज्यपाल को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, है ना। यहाँ पर वहां पर कितने में था, केंद्र के अंदर 74 में था। क्या था 74 में कि भाई वो राज्य जो केंद्र होगा, उस केंद्र में राष्ट्रपति के मुख्य कार्यपालक हैं और उनकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। ठीक उसी प्रकार से आर्टिकल 163 के अंतर्गत कहा है कि राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, है ना, जो कि क्या होगा, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम करेगी। मुख्यमंत्री का जो पद है वो 164 में है और उसके साथ अन्य मंत्रियों की नियुक्ति वगैरह सब 164 के अंतर्गत है। 165 में जो है वो राज्य के वकील की बात की गई है, जबकि आर्टिकल नंबर 76 के तहत किसकी बात की गई है, महान्यायवादी यानी कि केंद्र के वकील की बात की गई है, ठीक है। चलो, जहां पर आर्टिकल नंबर 167 कहता है कि भैया राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री कर्तव्य की बात किसमें, आर्टिकल 167 के तहत। जबकि 78 आर्टिकल में किसकी बात कही गई थी, प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में, कार्यों के बारे में बात की गई थी। तो ऐसे रिलेट करके आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है वो क्या है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो जाते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, राज्य का विधानमंडल। राज्य का विधानमंडल की मैं बात करूं भैया, राज्य के विधानमंडल में क्या होगा, दोनों आर्टिकल बड़े ही कंफ्यूजन है ना। 168 कहता है कि राज्यों में विधानमंडलों का गठन कैसे होगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि 169 मतलब राज्यों में विधानमंडलों का गठन होगा, ठीक है, कैसे होगा उसकी बात कही गई है। समझना बात को, यहाँ पर राज्यों में विधानमंडल के गठन की बात है कि भाई विधानमंडल का गठन कैसे होगा। विधानमंडल का गठन ऐसे होगा कि भाई इसमें कौन शामिल होंगे, इसमें शामिल होंगे जो सांसद है जो कि प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुने जाएंगे वो होंगे, है ना। इसके बाद में वहां पर क्या होगा, कैसे निर्वाचन होंगे, वो सारी बातें किया यहाँ पे। इसके बाद में क्या है, 169 के तहत जो उच्च सदन होता है राज्यों में, जो वर्तमान में 6 में है, क्या है कि भाई राज्य में विधान परिषदों का गठन कैसे होगा, उन्हें समापन कैसे होगा, वो सारी चीजें हैं। इसके बाद में आर्टिकल नंबर 170 और 171 में ये है कि विधानसभाओं की संरचना कैसी होगी और विधान परिषद की संरचना कैसी होगी। गठन की बात आए, शब्द को ध्यान में देना, गठन 168 में है, विधानमंडल का या विधानसभा का 169 विधान परिषद का। उसी प्रकार से उनकी संरचना कैसी होगी, है ना, कितने सदस्य होंगे, किस क्षेत्र से कैसे होंगे, वो सब चीजों का वर्णन, कितनी सीटें होंगी, इसका वर्णन कहां पर है, 170 में विधानमंडल का, 171 में विधान परिषद का, ठीक है। वन 176 याद रख लेना, एक बार पढ़ लेना, इनको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख सकते हैं। 178 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 178 कहता है विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो पद है वो होगा एक, भाई ठीक है। कौन सा था आर्टिकल, 178 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद में 182, क्योंकि यहाँ पे विधान परिषद की भी बात है, यहाँ पे विधानसभा की बात है,
ठीक है। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है वो है, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहीं मिलेगा हमें कुछ खजाना है। क्या मिला है, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके। थैंक यू सर, बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए आज, बहुत सारे। नीरज भाई थैंक यू बहुत बहुत, आपके डाउट क्लियर हुए तो बहुत अच्छी बात है ना। चलो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स में देखते हैं, और आर्टिकल्स कौन से हैं। चलो लेट्स सी भाई और कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आ गए हैं। शुरुआत के आर्टिकल देखा होगा आपने, जब हम 1 से लेकर के 51 थे तो बहुत सारे सीरियल से ही हमें याद रखने थे, क्योंकि मैक्सिमम ना वहीं से चीजें 1 से 51 के बीच में ही बहुत सारी चीजें रिलेट हो जाती है आगे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की, है ना। चलो आगे चलें, आगे चलें, कहाँ तक आ गए थे। 95। यहाँ पर जो आर्टिकल नंबर 200 और 201 है, 200 और 201 है, दोनों को ध्यान से समझना। क्वेश्चन बनते हैं और कंफ्यूजन होते हैं। अब क्या कंफ्यूजन होते हैं, आर्टिकल नंबर जो 200 कहता है ना, विधेयकों पर अनुमति, ये विधेयकों पर अनुमति किसकी बात है, राज्यपाल की बात है। राज्यपाल भी सेम अनुमति देते हैं। कैसे अनुमति देते हैं, विधेयक पर, ओके भाई ठीक है डन। नहीं अनुमति देते, बताते नहीं, अपने पास सुरक्षित रखते हैं, रिव्यू करने के लिए पहुंचाते हैं कि आप एक काम करिए, वापस से विचार विमर्श करके लेकर के आइए, है ना। और इसके बाद आर्टिकल नंबर जो 201 है, उसे क्या काम करते हैं, कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो कि राज्यपाल को लगता है कि इस पर राष्ट्रपति की सहमति लेना आवश्यक है, तो वो अपने पास में सुरक्षित रख लेते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक किस अनुच्छेद के तहत अपने पास रखते हैं, तो वो आर्टिकल है 201। ठीक है, चलो। राज्य से बेसिकली विनियोग विधेयक से क्वेश्चन नहीं बनता है, पर एक बार पढ़ लेना कि 204 में राज्य के लिए विनियोग विधेयक है, जबकि वहां पर कितने में था, 117 के। इसके बाद में यहाँ पर और भी चीजें हैं। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 213। आर्टिकल नंबर 123 में राष्ट्रपति को विशेष शक्ति प्राप्त है आपातकालीन स्थितियों में, असामान्य स्थितियों में अध्यादेश जारी करने की। वैसे ही शक्ति किसके पास है, राज्यपाल के पास है। आर्टिकल नंबर 213 के तहत, ठीक है। इसके बाद में अब फिर से दौर शुरू हो रहा है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का। उच्च न्यायालय, न्यायपालिका कैसी है हमारे यहाँ पे, एकल न्यायपालिका है कि बहु न्यायपालिका है, एकल न्यायपालिका है। एक आंसर नहीं दिया अभी तक आप लोगों ने, इतनी सारी बातें कर ली हैं, एक आंसर नहीं दिया। पूछा था कि तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में कौन करता है ना, अभी तक आंसर नहीं आया है। जल्दी कमेंट बताओ। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, जैसा कि हमारा एक पूरे भारत देश के लिए कौन सा उच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वैसा ही राज्यों में एक न्यायालय होगा जो कि सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ होगा। वह न्यायालय कौन सा होगा, 214 के तहत उच्च न्यायालय कहलाएगा। और 215 के तहत उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। यहाँ पर 129 में अभिलेख न्यायालय वह था, और 124 में इसका गठन था, है ना, किसका, उच्चतम न्यायालय का। यहाँ पर अब ना एक चीज और ध्यान में देना, यहां से कंफ्यूजन मत हो जाना कि 214 में केवल यह बात कही है कि राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। क्या होगा, राष्ट्रपति, है ना। नीरज कह रहे हैं भाई तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।
चलो, इसके बाद में आता है कि दोनों आर्टिकल्स में कंफ्यूजन होता है, उसको समझा देता हूं क्या कंफ्यूजन होता है। 214 में ये कहा है कि राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, है ना, और 216 में उच्च न्यायालयों का गठन। अब ये उच्च न्यायालय होगा और उच्च न्यायालय गठन में क्या डिफरेंस है? गठन के अंतर्गत कितने न्यायाधीश, किस हर राज्य में ना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग दी हुई है, तो किस राज्य में किस न्यायालय में कितने उच्च न्यायाधीश होंगे वो कैसे मिलकर बने होगा? एक मुख्य न्यायाधीश होगा और उसकी सहायता के लिए अन्य न्यायाधीश होंगे। इस पंक्ति का वर्णन कहाँ है? 216 के अंतर्गत है। एक होगा, उसका गठन 216 में है। कई बार ऐसा होता है ना कि यार क्वेश्चन बनता है कि भाई साहब हो गया, हमने तो क्वेश्चन पूछा था कि उच्च न्यायालय का गठन, अब हमारे दिमाग में रहता है यार उच्च न्यायालय गठन मतलब आर्टिकल 214 कहता है कि उच्च राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा, तो हम 214 जो है उसको टिक कर देते हैं, जबकि दोनों में हमें विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता। तीनों आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, 214, 215 और 216। ठीक है, अब भैया वही चीज बता रहा हूं। और नीरज भाई कहाँ गए आपने आंसर? राष्ट्रपति, नीरज राष्ट्रपति है ना? नहीं पता आकाश, आप शायद लेक्चर में नहीं थे उस टाइम। तदर्थ न्यायाधीशों की सुप्रीम कोर्ट में जो नियुक्ति करते हैं वो मुख्य न्यायाधीश करते हैं, हमारे जो मुख्य न्यायमूर्ति होते हैं वो करते हैं राष्ट्रपति की सलाह से। ठीक है, याद रखना, ये कंफ्यूजन बहुत होते हैं, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ चीजों को। यहाँ पर तीनों अनुच्छेद क्लियर हुए अपने को कि भाई 214, 215, 216 क्या होता है। ठीक है, ये आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 222 अभी लास्ट 2022 के प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। क्या पूछा जा चुका है कि एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में जो न्यायाधीशों का ट्रांसफर वगैरह होता है ना, वो ट्रांसफर जो है वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 222 के तहत किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आर्टिकल 223 भी इंपॉर्टेंट है, मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति। यदि अगर मान लो हमारा मुख्य न्यायमूर्ति नहीं है तो जो काम चलाने के लिए कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति होगी वो उसका वर्णन 223 में है। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर, मुझे लगता है कि ये आर्टिकल भी यदि पूछा जा चुका है तो शायद ये भी पूछा जाए। 222, 223 और 224 है ना, और 224 ए, ये भी इंपॉर्टेंट है। चारों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। 222 में ट्रांसफर की बात है, 223 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति की बात है, 224 में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात है, और 224 ए के अंतर्गत उच्च न्यायालय की बैठक सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। ये सब चीजें जो है याद रखना है ना। इसके बाद में कहाँ गए? रुक जा भाई। आर्टिकल नंबर 226, आर्टिकल नंबर 226 जो है वो रिट निकाले की उच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में वर्णन है। उच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में, रिट निकालने की जो शक्ति है वो किसके पास है? 226 के तहत उच्च न्यायालय के पास है, जबकि उच्चतम न्यायालय के पास रिट निकालने की शक्ति कितने अनुच्छेद में है? कमेंट करके बताओ, पढ़ चुके हैं ना अपन? आर्टिकल नंबर 226 के बाद में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है हमारा आर्टिकल नंबर 227 कि भाई जो अधीक्षण की शक्ति है, यानी कि उच्च न्यायालय अपने नीचे आने वाले जितने भी न्यायाधीश है उन न्यायाधीशों, यानी कि जिला न्यायाधीश,
और जो उसके अधिकारिता आते हैं मुंसिफ के न्यायाधीश, इन सब पर कंट्रोल रखता है 227 के तहत उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर। ठीक है। आर्टिकल नंबर 231 इंपॉर्टेंट है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है ना। और कौन करती है स्थापना? संसद करती है। ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं और बात करते हैं फिर से अधीनस्थ न्यायालय की। अधीनस्थ न्यायालय 233 में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की बात है, इसको हमें याद करना है। ठीक है कि भाई जो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति है वो किस आर्टिकल में दी गई है? 233 में दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकता है, दोस्तों 241, आर्टिकल नंबर 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, जो संघ राज्य क्षेत्र हैं उनके लिए उच्च न्यायालय होगा, इसकी बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है। अब विश्व की अनोखी विशेषताओं में से एक भारतीय संविधान की विशेषताओं में पंचायतें, उससे संबंधित आर्टिकल। पंचायत की परिभाषा 243, पंचायत की परिभाषा, ये आर्टिकल्स में से कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए यहाँ पर याद रखना है। 243 का परिभाषा, ग्राम सभा 243 ए के अंतर्गत, और उस ग्राम सभा में कौन कौन शामिल होगा, यानी कि उसका गठन कैसे होगा, दोनों में फिर ध्यान देना। यहाँ पर ग्राम सभा होगी 243 ए, ग्राम सभा का गठन या फिर बात करें कि पंचायत का गठन, दोनों में अलग अलग बातें हैं। ग्राम सभा और पंचायत दोनों डिफरेंस थिंग है, दोनों को समझना। यहाँ पर ग्राम सभा होगी 243 ए के तहत, पंचायत जो है उनका गठन आर्टिकल 243 बी, पंचायतें गठित कैसी होगी, उनकी संरचना कैसी होगी, वो आर्टिकल नंबर सी में। छोटी छोटी चीजें हैं। ग्राम सभा ए में पंचायतों गठन होगा बी में, और गठन कैसे होगा, कौन कौन चीजों से मिलकर बनी होगी, है ना, वो है आर्टिकल नंबर 243 सी। ठीक है। डी के अंदर आरक्षण की बात कही है कि भाई स्थानों का आरक्षण SC ST OBC और महिला के लिए होगा, है ना। ठीक है। इसके बाद में ये इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये एच भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि पंचायतों को कर लगाने की शक्ति के बारे में यहाँ पे वर्णन है। आई जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक वित्त आयोग जो कि राज्यों में पंचायतों के वित्त विवरण से संबंधित देखरेख करेगा। 243 आई भी इंपॉर्टेंट है ना। के इंपॉर्टेंट होगा। क्यों इंपॉर्टेंट होगा? क्योंकि जैसे ही वर्णन है किसका, 243 आई के अंदर वित्त आयोग का, वैसे ही राज्यों के लिए निर्वाचन आयोग का जो वर्णन है वो किसमें है, आर्टिकल नंबर हमारे 243 के अंदर है। ठीक है। निर्वाचन आयोग 243 के अंतर्गत क्या है, निर्वाचन आयोग है। इतने आर्टिकल्स आपको याद रखना है पंचायतों वाले सेक्शन से। ठीक। आर्टिकल 243 एक बार फिर से समझा दीजिए। आर्टिकल 243 फिर से समझा देते हैं भाई। ठीक है। आर्टिकल 243 जो है उसमें परिभाषाएं दी हुई हैं। ठीक है। किससे संबंधित परिभाषा? कि ग्राम सभा किसे कहेंगे, है ना, जो कि 18 वर्ष से ऊपर के निर्वाचन करने वाले लोग होंगे, यानी वयस्क होंगे, वो किस में शामिल होंगे, ग्राम सभा में शामिल होंगे। पंचायतें किस क्षेत्र में पंचायतें गठित की जाएंगी, पंचायतों के ऊपर जनपद पंचायतें कैसे गठित करेंगे, जिला पंचायतें कैसे गठित करेंगे, वो सब चीजों का वर्णन आर्टिकल 243 बी के अंदर है, पंचायतों गठन के अंदर। त्रिस्तरीय पंचायत हम बोलते हैं ना, उसकी बात है।
ठीक है। ग्राम सभा में वयस्क लोग शामिल होंगे जो वोटिंग करते हैं वो, है ना। और पंचायतों के अंतर्गत जो त्रिस्तरीय पंचायतें हमने गठित की है उसकी बात यहां पर आती है, ठीक है। और उनके अंदर कितने वार्ड होंगे, कैसे बनेंगे, कहाँ कहाँ कितनी जनसंख्या, क्या चीजें, उनकी बात है पंचायतों की संरचना में। चल कहां तक पहुंचे थे? ठीक है। यहां पर के अंदर किसका वर्णन है? निर्वाचन आयोग का वर्णन है। के अंदर निर्वाचन आयोग का वर्णन है ना। इसके बाद में, निर्वाचन आयोग के बाद में बात करें जो इंपॉर्टेंट है वो है, ठीक है, इसमें निर्वाचन संबंधी, यानी कि ये तो खैर किसी के भी निर्वाचन, यानी पंचायतों का जो निर्वाचन होगा उसमें न्यायालय कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चलिए, नगर पालिकाओं से संबंधित जो परिभाषाएं हैं कि किसे हम नगर पालिका कहेंगे, किसे नगर पालिका परिषद कहेंगे, किसे नगर निगम कहेंगे, ये सब चीजें जो हैं वो 243 के अंदर या ता के अंदर कही गई हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है ना वो यहाँ से है, नगर पालिकाओं का गठन, है ना, नगर पालिकाओं, त्रिस्तरीय नगर पालिका हमारे पास में है, उनकी संरचना कैसी होगी, ठीक है। इसके बाद में एस फॉर समिति, वार्ड समिति, जिला समिति, इस सब चीजें हैं। स्थानों का आरक्षण टी के तहत है, ये कहां पर है? नगर पालिका के अंदर है, ठीक है। इसके बाद में एक्स, नगर पालिका को कर लगाने की शक्ति, वाई के अंदर जो है वो वित्त आयोग की बात है। ये वित्त आयोग वही है जो वहां पर है हमारा आई के अंदर, है ना, 243 आई में जो है ना, वही वित्त आयोग वापस से नगर पालिका, इतनी ही बात कही गई है कि वित्त आयोग वही होगा जो कि नगर पंचायतों के लिए, जिला पंचायतों के लिए या फिर पंचायती राज्यों के लिए वित्त का आवंटन करता है, वित्त की समीक्षा करता है ना। नेक्स्ट देखते हैं अब। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो है 243 ZG और 243 ZE, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इनको याद रख लेना। इसके बाद में बात करें सहकारी समिति, सहकारी समिति की परिभाषा जेड, ठीक है। केवल इतना ही याद रखना, ज्यादा याद नहीं रखना कि सहकारी समिति की परिभाषा किसमें दी गई है, वो दी गई है जेड आई के तहत। 30 मिनट, 30 मिनट, ठीक है। तो जेड आई के अंदर सहकारी समितियों की जो है वो परिभाषा दी हुई है, इसको याद रख लेना एक बार। आगे चले, यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट है,
संघ और राज्य के बीच विधायी संबंध। आर्टिकल नंबर 245, संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों पर बनाई गई विधि का विस्तार। ठीक है, एक चीज। 249 आर्टिकल, 250 आर्टिकल, 251। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है 252, 253, प्रशासनिक संबंध के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट है पार्ट, टू 263 आर्टिकल अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना। आर्टिकल 263 अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना संबंधित है। ठीक है, 263 याद रखेंगे। इसके बाद में आर्टिकल नंबर 266, 267, यहां पर संचित निधि की बात है, भारत की संचित निधि, आकस्मिकता निधि। आर्टिकल 267, चलो खुश हो जाओ, इधर इतने ही इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ जरूर लेना पर सबको, है ना, सब भूल मत जाना कि भाई छोड़ो चलो सब बताया तो है ही नहीं, क्या करना पड़ के, नहीं ऐसा नहीं होता, सबको पढ़ लेना चाहिए। इसके बाद बात करें आर्टिकल 280 वित्त आयोग। आर्टिकल 280 वित्त आयोग के बाद में आर्टिकल 300A संपत्ति का अधिकार। आर्टिकल संपत्ति के अधिकार को यहां कब रखा? 44वें संविधान संशोधन 1978 में यहां रखा था। ठीक है, आगे चलते हैं फिर से। आर्टिकल नंबर 312, आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में वर्णन। 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी? IAS, IPS, IFS, है ना। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, फॉरेन सर्विस मत बोल देना, फॉरेस्ट, IFS मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, चलो लोक सेवा आयोग से संबंधित ये जो आर्टिकल्स हैं, सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। 315 संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोग होगा, इसमें से सारे आर्टिकल्स हमारे इंपॉर्टेंट हैं, सबको पढ़ना है। नेक्स्ट निर्वाचन, निर्वाचन आयोग में भी अब बोलोगे सारे इंपॉर्टेंट है तो फिर दिक्कत होगी। चलो 324, 325, 326, आर्टिकल 330 और 332। 331 वाला आर्टिकल खत्म हो चुका है ना, इसका जो पार्ट है ये वाला आंग्ल भारतीय समुदाय वाला 2019 में। 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और SC ST के लिए आरक्षण की बात आए तो 330 में, और यदि अगर वही SC ST के आरक्षण की बात आए कहां पर? राज्यों के अंदर, तो यहां पर 332, है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लोकसभा में, यहाँ पे विधानसभा में ये आर्टिकल भी 333 भी खत्म हो चुका है।
आर्टिकल 338, देन 338A एंड 340, 338, 338A और 340, है ना, और 341, 342। अनुसूचित जातियां कितनी होंगी वो कहाँ लिखी हुई है, 341 में। ये जो सूची लिस्ट बनी है और अनुसूचित जनजातियां कौन कौन सी हैं उनके नाम लिखे हैं 342 में। पर कौन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कहलाएगा, इसका वर्णन, इसकी परिभाषा 366 में है। ठीक है, पहुंचे जा रहे हैं वहां भी। राजभाषा से संबंधित सारे आर्टिकल्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, किसी प्रकार का कोई इसमें आपको यहाँ पर छूट प्राप्त नहीं होगी भाई, सारे आर्टिकल याद रखना पड़ेंगे। 343, 344, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51A, B और 351, ये सारे के सारे आर्टिकल्स हमारे कैसे हैं, इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद हम बात करें आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 352, 355, 56, 358, देन 359 और 360 मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले ये है जो आप सुनना चाह रहे हो, लेकिन बाकी के भी इंपॉर्टेंट हैं, है ना। 355 भी, ठीक है। देन इसके बाद में 358, 359। अंतर यह है कि अनुच्छेद 19 जो है ऑटोमेटिक राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित हो जाएगा, जबकि अनुच्छेद 359 में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके जितने राष्ट्रपति चाहे कि ये आर्टिकल प्रतिबंधित होने चाहिए उनको जो है यहाँ पर प्रतिबंधित किया जाता है। 360 में वित्तीय आपातकाल का वर्णन। आर्टिकल 365, आर्टिकल 365, आर्टिकल 365 और 356 को मिलाकर के राज्यों में क्या लगाया जाता है, आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है, और आर्टिकल 368 जो कहता है, क्या कहता है, संविधान का संशोधन कैसे होगा, 3 विधियों से होगा, साधारण विधि से, विशेष विधि से, विशेष के साथ में राज्यों की सहमति से। ठीक, यहां से क्वेश्चन बनेगा, बनेगा क्या, बनते ही हैं और बन चुके हैं। सब इनके बारे में ना याद कर लेना, क्वेश्चन बनता है। विशेष संबंध के बारे में बात की गई है, विशेष उपबंध के बारे में बात की है। भारत के जो विविधता है उसमें कुछ राज्य ऐसे हैं जिनको विशेष शक्तियां प्राप्त है, विशेष ओहदा प्राप्त है। ऐसा नहीं होता कि घर में 4 बच्चे हैं, 4 में से माता पिता को एक बच्चे पे विशेष प्रेम होता है, एक से अधिक पे भी हो सकता है। ऐसे ही भारत में बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिन पर विशेष क्या क्या है उसका प्रावधान है। तो यहाँ पर ये तो हमने जो है वो फिनिश कर दिया है इसको, है ना। यहाँ पर क्या है, जो आर्टिकल 371 है इसको याद रखना है, महाराष्ट्र और गुजरात से संबंधित है। आर्टिकल 371 महाराष्ट्र और गुजरात से संबंधित है विशेष उपबंध के मामले में। ए फॉर नागालैंड से संबंधित है ना, 371A। 371B असम, सी से मणिपुर, डी से आप आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में दोनों संबंधित है। और जो केंद्रीय विश्वविद्यालय, ई फॉर एजुकेशन से याद रख सकते हैं, वहां से है। एफ जो है वो है सिक्किम से संबंधित है, और 317G मिजोरम, एच अरुणाचल प्रदेश, आई गोवा, आई गो टू गोवा, मुझे गोवा जाना है, ऐसे याद रख सकते हो। 371J कर्नाटक, है ना। यहां से यहां तक सारों को याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं।
चल, इतने पर्याप्त है। अब बात करते हैं प्रमुख संशोधनों की। यहां पर जितने मैंने संशोधन बताए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट को लिस्टेड किया गया है, और इनसे संबंधित क्वेश्चन ना, इनके अंदर जो विशेष प्रावधान है उनको आप एक बार जरूर पढ़ना कि अंदर की जो चीजें हैं वो क्या है ना। और प्रश्न बनता है कि जैसे प्रथम संशोधन है, प्रथम संविधान संशोधन है, वो कब आया, ईयर से संबंधित क्वेश्चन बनता है एक तो, है ना, कि जो संशोधन है वो कौन से सन में हुआ, पहली चीज। और एक है कि कौन सी विशेष बात उसमें कही गई, दोनों संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। रिवर्स क्वेश्चन बन जाता है कि ये जो बात है, जैसे मान लो यहां पर बात है कि प्रथम अनुसूची, जो हमारे 9वीं अनुसूची की बात है, यहां पर जो महत्वपूर्ण बात क्या है, हमारे संविधान मूल रूप से 8 अनुसूची थी, 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 1951 में जोड़ी गई, है ना। तो क्वेश्चन बनता है कि 9वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, तो प्रथम संविधान संशोधन सन 1951। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो संविधान संशोधन है वो है 15वां संविधान संशोधन 1963। क्यों इंपॉर्टेंट है ये 15वां संविधान संशोधन 1963? क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनकी जो रिटायरमेंट की आयु है वो 60 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी, 62 कर दी गई थी। बाकी के भी एक बार जरूर पढ़ लेना, क्योंकि बाकी के भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, डीप क्वेश्चन बनेगा तो यहां से बन सकता है। ठीक है, चलो इसके बाद में 21वां संविधान संशोधन 1967। अभी बात की थी कि भाई जो सिंधी भाषा है उसको 15वीं भाषा के रूप में हमने क्या दिया था, दर्जा प्राप्त प्रदान किया था, है ना, 1967 में 21वां संविधान संशोधन के तहत। देन इसके बाद में बात करें 35वां संविधान संशोधन 1974। 35वां संविधान संशोधन 1974 सिक्किम को क्या किया गया, सिक्किम को हमने एक संयुक्त राज्य का दर्जा दिया। मतलब संयुक्त राज्य मतलब कि हमारे साथ साथ शासन करेगा, हम उसकी सहायता करेंगे, उसका दर्जा दिया। 35वां संविधान संशोधन 1974 सिक्किम को संयुक्त राज्य का दर्जा। इसके बाद में 36वां संविधान संशोधन 1975 बनाकर हमने क्या किया, सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया, है ना, कि अब ये हमारा ही राज्य है, वहां पे हमने वोटिंग करवा ली। ठीक है, इसके बाद में 42वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ना संविधान को बहुत ज्यादा मात्रा में संशोधित किया गया, इसलिए 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, लघु संविधान के नाम से जानते हैं। और ये जो संशोधन है मुख्य रूप से स्वर्ण सिंह समिति जो बनी थी उसकी सिफारिश पर हमने बनाए गए थे। क्या कुछ जोड़ा गया, हमने 3 शब्द, हमने हमारी जो प्रियम्बल है, हमारी जो प्रस्तावना है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष की जगह ना पंथ निरपेक्ष है। ये धर्म तो पहले ही था, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, है ना। इसके बाद में मूल कर्तव्य जोड़े गए, है ना, और मूल कर्तव्य के साथ में हमने कौन सा भाग जोड़ा गया, भाग 4A, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के लिए क्या किया, वाध्य कर दिया हमने कि भाई कैबिनेट जो सलाह देगी उसके अनुसार ही आपको काम करना है। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट है वो है ये वाला कि 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक लोकसभा सीटों का एवं राज्यसभा विधान सीटों का क्या कर दिया गया, निश्चित कर दिया गया, परिसीमन कर दिया गया कि भाई 2001 तक नहीं होगा कोई परिसीमन। अभी परिसीमन 2026 तक जो है वो क्या है, स्थगित है ना। चलो नेक्स्ट, संविधान संशोधन से पहले और भी विशेष बातें हैं, ये सब चीजें एक बार पढ़ लेना, है ना। संविधान संशोधन से संबंधित लघु संविधान है, ऑलमोस्ट संविधान के हर एक भाग में यहां पर कुछ ना कुछ संशोधन हुआ ही था। नेक्स्ट है 44वां संविधान संशोधन 1978। ये क्या हुआ, कुछ प्रावधानों को 42वें संविधान संशोधन में जो प्रावधान हुए थे उनको कैंसिल किया गया या उनको वापस से परिवर्तित किया गया। सलोनी यादव कह रहे हैं हाय सर, हाय सलोनी, है ना। चलो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में कहा गया कि भाई जो
लोकसभा विधानसभा कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया, सब कुछ सेम सेम वैसा ही रहा। और महत्वपूर्ण जो परिवर्तन था वो था संपत्ति के अधिकार को लेकर के, कि संपत्ति के अधिकार को हमने यहाँ पर क्या कर दिया गया था, आर्टिकल नंबर 19(1) F से हटा करके अनुच्छेद 300A के तहत हमने ले गए थे। वो बात यहाँ पर 44वें संविधान संशोधन में हमने लिखी है। ठीक है, चलो एक बार इनको PDF शेयर कर दूंगा मैं, तो एक बार डिटेल में जरूर आप पढ़ लेना। 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल विरोधी कानून के नाम से इसको जाना जाता है। ये कब जोड़ा गया? 52वें संविधान संशोधन। मेन बात 10वीं अनुसूची, जो हमारी 12 अनुसूचियां उनमें से 10वीं अनुसूची 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई। ठीक है, इसके बाद हम बात करें 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990। क्यों इंपॉर्टेंट है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग में विशेष अधिकार के स्थान पर बहुसदस्यीय व्यवस्था को बंद किया गया। ठीक है, यहाँ पर SC ST के मतलब जो अधिकार हैं उनको देने के लिए यहाँ पर क्या काम किया, एक राष्ट्रीय आयोग में सदस्यों और अधिकारियों की संख्या को बढ़ाया गया। ठीक है, और क्या 55 भू सुधार अधिनियमों को शामिल किया गया। किसमें? 9वीं अनुसूची में, क्योंकि हमने देखा ना कि 9वीं अनुसूची में ऐसे कानूनों को समाहित करते हैं जो कि मूल अधिकारों के हनन करने के उपरांत भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आते, लेकिन वर्तमान में उन कानूनों की भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है जो 9वीं अनुसूची में शामिल है। 70वां संविधान संशोधन 1992 ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा के सदस्य एवं केंद्र शासित जो प्रदेश है पुदुचेरी, उसको शामिल किया गया। यानी कि क्या था, 1992 में हमारे राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति की निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति की समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसके माध्यम से होता है। उसमें सभी राज्यों की विधानसभा के लोग, मतलब जो निर्वाचित सदस्य हैं वो शामिल होते हैं, है ना। साथ ही साथ लोकसभा के वो सदस्य शामिल होते हैं, राज्यसभा के वो सदस्य शामिल होते हैं जो क्या होते हैं, चुने गए होते हैं, है ना, नामित वाले नहीं। इसके साथ साथ दिल्ली विधानसभा के क्षेत्र भी, यहाँ जो विधानसभा है उसके सांसद भी शामिल होंगे, उसके विधायक, विधानसभा में विधायक, है ना, और केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी में जो विधानसभा है उसके भी यहाँ पर सदस्य शामिल होंगे। यानी कि दिल्ली और पुदुचेरी के जो विधानसभा के सदस्य हैं उसको शामिल किया गया 1992 में 70वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट उसी साल 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ, और 71वां संविधान संशोधन के तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को हमने क्या किया, अनुसूची नंबर 8 में शामिल कर लिया। ठीक है, तो भाषाओं की संख्या कितनी हो गई, फिर 18 हो गई। ठीक है, देन जो संशोधन है वो 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन भी 1992 में हुआ जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है। संशोधन जो ऊपर वाला है इसमें 29 विषय थे पंचायतों से संबंधित, नीचे जो है वो 18 विषय थे नगर पालिकाओं से संबंधित। ओके, जिन विषयों पर काम करना है। 84वें संविधान संशोधन 2001 जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा और विधानसभा में सीटों का आवंटन है, जो परिसीमन है, वो 2026 तक हमने स्थगित कर दिया गया। वो फिर से हमने 2001 में एक संशोधन किया उसके माध्यम से। ठीक है, इसके बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो रहा है ना। इसमें क्या हुआ, 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करेंगे। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21 का जो है वो जोड़ा गया, है ना। इसके बाद में 89वां संविधान संशोधन, अभी हाल ही में पूछा गया संविधान संशोधन है ये PPSC प्री में, कि 89वां संविधान संशोधन 2003 जो है उसके माध्यम से क्या हुआ कि हमारा जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की विकास के लिए, उनकी समस्याओं के लिए एक ही आयोग हुआ करता था। वर्ष 2003 में दोनों के लिए अलग अलग आयोग जो कर दिया गया, 19 फरवरी सन 2004 से दोनों अलग अलग हो गए स्थापित, है ना। तो वो सारी चीजें। इसके बाद में
91वां संविधान संशोधन 2003, इसमें क्या किया गया, ये वाला क्वेश्चन पूछा था अभी लास्ट 2022 की एमपीपीएससी की प्री में कि 91वां संविधान संशोधन 2003 की विषय वस्तु क्या है, तो उसमें ये वाला आपका आंसर था कि जो मंत्रिपरिषद होती है ना, उस मंत्रिपरिषद में कम से मतलब कितने सदस्य, कितने लोग मंत्री बन सकते हैं, तो भैया 15% जो है वो लोग मंत्री बन सकते हैं, इससे अधिक संख्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस बात को लेकर के जो था वो 2003 में एक संशोधन, मतलब सभी लोगों को मंत्री बना दो भाई। और भी मंत्रिपरिषद संबंधित सारी चीजें किस किस राज्य में, जहां पर मान लो संख्या कम है तो वहां पर क्या कुछ होगी, यानी कि मुख्यमंत्रियों 15% से अधिक तो नहीं होना चाहिए, लेकिन कम कितनी है, तो कम जो है वो 12 भी नहीं होना, क्योंकि जहां पर विधायकों की संख्या मान लो 30 है 40 है, वहां पर क्या होगा। चलो नेक्स्ट जो संशोधन हुआ वो था 92वां संविधान संशोधन 2003। बहुत इंपॉर्टेंट संशोधन है क्योंकि 22 भाषाएं हो गई थी, बीडीएमएस है ना, यहाँ पर बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ऐसी जो है 4 भाषाएं थी जिनको हमने 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की श्रेणी में रखा। 97वें संविधान संशोधन 2011, हमारी सहकारी समिति किस प्रकार से बनेगी, संचालन कैसा होगा, कौन व्यक्ति उसको करेगा। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 97वां संविधान संशोधन 2011 जो है वो हमने बनाया। और इसके बाद में क्या हुआ, सहकारी समिति बनाने का एक अधिकार, मौलिक अधिकार भी है ना, मौलिक अधिकार के साथ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी हैं। इसके बाद में सहकारी समितियां नाम से हमने भाग 9B जो है वो जोड़ा। ठीक है, इसके बाद कुछ हाल ही के संविधान संशोधन और देख लेते हैं। 101वां संविधान संशोधन 2017 जो है वो किससे संबंधित था, वो संबंधित था वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी 1 जुलाई 2017 से जिसको हमने लागू किया था वो, है ना। इसके बाद 102वां संविधान संशोधन हमारे पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए हमने बात कही थी, है ना, वो सारी चीजें यहाँ पर है। इसके बाद में 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ, और इसमें क्या कुछ हुआ, जो ईडब्ल्यूएस वाली प्रक्रिया आई आप सामने, है ना, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास की, उसमें क्या है कि भाई जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनको आरक्षण 10% आरक्षण की व्यवस्था दी गई, सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को। 104वां संविधान संशोधन 2019 लेकर के आए, और इसमें क्या कहा कि जो आरक्षण है, कौन सा आरक्षण, जो कि लोकसभा राज्यसभा में एससी एसटी के लिए दिया जाता है सीटों पर, उनका आरक्षण 2030 तक बढ़ा दिया गया, है ना। इसके बाद में लोकसभा और राज्यसभा में आर्टिकल 331 और आर्टिकल 333 के तहत जो लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय है उनकी नियुक्ति की जाती थी, उनको अब क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ये तर्क दिया गया कि अब उनके प्रतिनिधि बहुत कम हो गया, तो आवश्यकता नहीं है उनको मनोनीत करने की। इसके बाद में 106वां संविधान संशोधन 2023, इसमें क्या है, 106वां संविधान संशोधन 2023 हाल ही में हुआ, और इसमें एक नई चीज हमको प्राप्त हो रही है, वो ये है, लोकसभा में, राज्य विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा में महिलाओं की जो संख्या है वो 1/3 आरक्षण देना है ना। और इसमें क्या है, महिलाओं के लिए भी आरक्षण है, ठीक है, 1/3 आरक्षण। ये जो सारा आरक्षण है वो निम्नलिखित आर्टिकल्स जो नीचे दिए गए हैं, 103, 330 है, 229 है, इनके तहत क्या हो रहा है कि स्थिति को सशक्त बनाने के लिए, उनको न्याय में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का यहाँ पर विनिश्चय को सफल बनाने के लिए ये सारी जो है संविधान संशोधन किया गया है। ठीक है, तो जितने हमारे संविधान संशोधन थे महत्वपूर्ण वो हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, चलो, महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हो गए, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हो गए। कोई क्वेश्चन मन में हो तो पूछिए, अदरवाइज लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं, है ना। हाँ जी, नीरज भाई क्या पूछ रहे हैं, सर मेरे एक फ्रेंड के फॉर्म में
मेल की जगह फीमेल हो गया है, अब एडमिट कार्ड आ गया तो कुछ हो सकता है। भाई बड़ी गहन समस्या लेकर के आते हो आप। मेल का फीमेल भर दिया है, इसके बाद भी आयोग हमें एक हमारे फॉर्म में संशोधन करने की डेट देता है, तब तक भी आपने चेक नहीं किया है ना, वो एक बिग मिस्टेक है। अब इसको सुधारने के लिए देखो, हम एक प्रयास कर सकते हैं। प्रयास ये हो सकता है कि त्वरित आप जहां भी हैं, है ना, कोशिश कीजिए कि प्रीलिम्स के एग्जाम के पहले आप आयोग को इस विषय में सूचना दें। आयोग जाइए, आयोग में आवेदन दीजिए, अपना एप्लीकेशन फॉर्म लगाइए और एक वैलिड रीज़न बताइए कि इस वजह से मैं निर्धारित अवधि में अपने फॉर्म को संशोधन नहीं कर सका। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या कुछ हो सकता है? तो मुझे लगता है कि शायद वहाँ से आपको कोई आंसर मिल सकता है ना, क्योंकि मेल की जगह आपने फीमेल कर दिया है, तो ये आपके वेरिफिकेशन में बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। कोशिश कीजिए आप एग्जाम से पहले ये करें, क्योंकि एग्जाम के बाद करने से कोई मतलब नहीं है और कोई कुछ कर भी नहीं सकता है। अभी आप अपना प्रयास कर सकते हैं, आयोग जाइए, एप्लीकेशन दीजिए और देन उसके बाद में आयोग के हाथ में है कि वो आपको क्या आंसर करते हैं, है ना। कोशिश कीजिए जिस दिन आप एप्लीकेशन दें उस दिन मिलने की कोशिश कीजिए, कि बहुत बड़ा मुझसे मिस्टेक हुआ है तो वो चीज़ को शायद वो लोग करेक्ट करने की कोशिश करें, आपसे कहें शपथ पत्र वगैरह आप लगाइए, फिर जो भी रास्ता है, रास्ता आयोग से ही आपको पता चलेगा क्या हो सकता है। ओके, चलो ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।